नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं स्वदेश आर। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ और यहां बात होगी सबसे पहले बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार में पोस्ट बजट रैली आज भी जारी रही है। निफ्टी 203 अंकों की मजबूती के साथ 17,780 के स्तर पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें, जबरदस्त तेजी का दिन रहा। 825 अंकों की तेजी के साथ 39,330 के स्तर पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन बाजार में कुल मिला के आज का दिन कारोबार के लिहाज से कैसा रहा, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी बता रही हैं। आज दूसरे दिन भी बाजार में शानदार रैली देखने को मिली और बजट की जो रैली थी वो आज भी जारी थी और सभी सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे। और बजट से जुड़े जो अनाउंसमेंट हुई थी उससे जुड़े भी जो स्टॉक्स थे आज वहां पर भी एक अच्छा रुझान देखने को मिला। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब 200 अंक चढ़कर 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर निफ्टी क्लोज हुआ। सेंसेक्स में करीब 3 दिनों में करीब 2000 पॉइंट से ज्यादा की रैली देखने को मिली और बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में काफी अच्छा उछाल दिखा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 9 नवंबर के बाद बैंक निफ्टी ने उच्चतम सर्च हुआ और सरकारी बैंक इंडेक्स की बात करें तो उन्होंने अपना नया 52 वीक हाई बनाया। तो हर तरफ हरियाली ही थी और कुछ ऐसे सिलेक्टेड पॉकेट्स भी थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली। इस बीच जो नतीजे आ रहे थे उसका भी असर आज कुछ स्टॉक्स पर देखने को मिला। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर बात करें तो इंडसइंड बैंक में आज मजबूती थी। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और HCL टेक ही आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जहां पर कि आज दिन भर नतीजों का इम्पैक्ट रहा। टेक महिंद्रा में हमने देखा कमजोर नतीजों के कारण गिरावट देखने को मिली। HDFC में काफी शानदार तेजी देखने को मिली, करीब 2% की अच्छे नतीजों के चलते। जुबिलेंट फूडवर्क्स में कमजोरी थी और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट भी नतीजों की वजह से यहां पर भी असर दिखा। सरकारी बैंक इंडेक्स जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर था। इसमें यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IOB, कैनरा बैंक यहां पर अच्छी मजबूती थी और हम देख रहे हैं सरकारी बैंकों की तरफ से लगातार जो नतीजे भी आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे हैं और उनके NPA में भी कमी देखने को मिली। आज इंडियन ओवरसीज बैंक के भी नतीजे आए और नतीजे काफी अच्छे थे जिसका कि रिएक्शन आज स्टॉक में देखने को मिला। इसके अलावा बजट में काफी सारे अनाउंसमेंट केमिकल शेयरों से से जुड़े भी थे। वहां पर कुछ ड्यूटीज भी घटाई गई और EV सेगमेंट में जिस तरह से फोकस कर रहा है उसका भी फायदा यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसका भी फायदा यहाँ पर केमिकल कंपनियों को मिलने की बात की जा रही है और उसका ही असर आज दिखा। गुजरात फ्लोरो, वासफ इंडिया, IG पेट्रो, बालाजी एमाइंस ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे केमिकल स्पेस में जहां पर क्या आज दिन भर अच्छी तेजी दिखी। आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का क्या है साल 2022 के लिए आउटलुक और बजट पर हुए तमाम ऐलानों को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनसे बात की ET नाउ और ET नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। आइए सुनते हैं बातचीत का एक हिस्सा। Mr. Junwala, let me first get your thoughts on the union budget. Now, the union budget, do you think both in terms of intention and also in terms of objective, will it be able to accelerate the economy? Because the economy in India has survived the COVID storm, will the budget accelerate it? See, according to me, there are various long-term messages of the budget. First of all, I think the tax to GDP ratio in India is this budget of this year's collections, which I think will be far higher than the budget estimates, is giving us an indication that the tax to GDP ratio in India is going up. Only when that happens, we'll be able to spend money for social welfare and infrastructure. I think that's a very important message. Then I think by not giving away freebies beyond a point, they say that you give a man a fish, he will eat it every day. You teach him how to fish, he will be on his own. So according to me, the real panacea of India's teeming billions is growth. It's only with growth that you'll have greater jobs, greater social welfare. And the manner I was reading about how, the government is ready to subsidize $10 billion for the manufacture of chips in India. So also there is a lot of strategic thinking in India, in government. So I think growth is the priority. I think is the most important thing for the long-term benefit of all Indians, poor, rich, whatever. Second thing I feel is, everybody is emphasizing
the jobs that will be created by the kind of investment that is being proposed in infrastructure. I think the government investment is important. I think there are going to be far greater private sector investment. If you look at anybody, Mr. Adani, Mr. Ambani, Mr. Agarwal, Anil Agarwal, right, they all want to invest in India. And I think which very important, which nobody has mentioned. Everybody is emphasizing on the expenditure on infrastructure, but what will the expense on infrastructure lead to? It will lead to industry being more competitive and efficient. Let's not forget that. I think that's also a very, very important element of the increase in capital expenditure for infrastructure. And it is a bold political statement because that government has preferred growth and fiscal prudence over populism. I think that's a very, very big message. And whatever India is doing, whatever Mr. Modi and his government is doing, is towards long-term sustenance and not short-term gain. Do you think there is a big change in the policy making in India? The budget document is very transparent. There is no changes in taxes when COVID taxes or some tax changes could have come out. The policy making is far more clear and it's much more stable in terms of supporting the entrepreneurship. See, it's like this. Ultimately, India will be built by entrepreneurs. Right? Government has no reason to be in business. And I think Mr. Modi has said this in Parliament. And he wants to respect and encourage fair risk-taking. I think there is no capitalism in this country, there is no socialism, there is realism. And the kind of transparency government is coming out in finance is absolutely, it's very, very encouraging. Today we have the highest foreign exchange reserves, right? We have a very transparent budget. We have no off-balance items now. FCI has been repaid, Air India debt has been repaid. I am personally very optimistic that the tax to GDP ratio of this country will really go through the roof. And this will really allow fair and good government spending. But is this high risk also coming at a time when in general inflation is high and this budget on the expenditure side, if the supply strain constraints are not taken care of, could stroke up inflation? Well, I don't know whether it can stoke up. See, most of the inflation is commodity inflation. And a lot of the commodities are linked to international prices. So India's consumption, increase in consumption of 5% is not going to lead to a spike of commodity prices. India is not still, even now, not such a big consumer of all commodities. That Indian consumption going up can really lead to a spike in commodity prices. And really food inflation is not much at all. And 4-5% inflation is desired. 4 to 6% is the average inflation for India. So are you looking at an economy like never before? For the first time, government has a problem of abundance. Corporate balance sheets are not leveraged at all. Retail balance sheet, with the exception of rural balance sheets, it has made a comeback. So it's never been this good for India, can I say that? That's why I'm saying that the credit cycle is behind us. The capex cycle is ahead of us. We have a refreshed corporate sector, right? So now, and sir, we are 140 crore Indians. जहाँ 2 लाख रोज पैदा होता है खाने के लिए, वहाँ क्या मंदी होगी? So I'm very, very optimistic. I think also I must say that although the budget figures have been conservative, the economic survey has predicted 8.5% real growth. So I think India is now dreaming on 10% growth and is not so there. But what is more important also, the ease of doing business, the change in the government's attitude. The PLI scheme, I think, can be a big hit. And next year, I think there will be, don't forget, 60% of India's economic services and transport, trade, hospitality, which is a large contributor, was very badly affected last year. So the growth next year in these 3 areas is going to be very high. So we are on a new credit cycle. That credit cycle has embarked. That new capex cycle has embarked, earnings cycle has embarked.
How will this earnings cycle or the credit cycle will be different from the last cycle? Well, I don't see any reason to see how it will be different. There will be growth in corporate profits. We are at 4% of GDP in corporate America is 10-11%. We were 8% in 2008. So I think we in the next 4-5 years will reach 8% of GDP. So you can imagine, man, in 4-5 years if the GDP is say 40 lakh crore, 5 lakh crores, then our profitability of corporate sector can be, I mean, if you go at 8%, unbelievable. 40 lakh crores. No, when I say not the extent of the profit cycle, but the nature of the sectors which would contribute, because last credit cycle or the last earning cycle was power, cement, steel. Will it be different from that? No, everybody will be profitable. I would say that I don't see much difference in this cycle in IT. I mean, IT because India is an exporter and a very large exporter, so IT is eternal. But I think I am very bullish on metals, on infrastructure, on hospitality. Is the inflation fear, both locally and globally, overdone? That only time can tell. But there are factors in America which are going to reverse, which is price of second-hand cars. Certain factors. I think people feel there is a wage spiral in America. But I feel that a lot of people at the bottom who are given the checks, just checks were posted to them. Once that get over, then they will have no choice but to come to work. So difficult to say, I mean, what is in favor of inflation not exceeding estimates or expectations. The fact is that the biggest printer of money in the world has been Japan. And there is no inflation in Japan of whatsoever any kind. So essentially low inflation is linked to demographics, right, where population doesn't grow, and to technology which allows cost to come down. Now, we've seen a panic in the global equity market after Fed changed their policy stance, let's say in December and early Jan. But US bond markets have been very mature. The 10-year paper is still not gone north of 2 or 3 or 3.5%, which this kind of an inflation. Why is that, sir? Because, in America, the American interest rate is supposed to become 1.25%. What is a 1.25%? Right? So I don't think, the stock market has gone up in every rate increase cycle. Yes. So I think what I'd say is I cannot predict exactly what will happen in inflation, but what I feel is market is prepared for inflation. One of your favorite quotes is that interest rates, they act like gravity. Now we can debate whether it's going to be 3 hikes or 4 hikes, but globally and locally also we will come out of a patch of unusual low interest rates. That is over for sure. When will the law of gravity of higher interest rates start affecting asset classes? Well, see, when there are boom periods and I don't know about America, but India, the space it is in, I don't think any increase of interest rates of 100-200 basis point is going to affect corporate investment, or where it could affect is in consumption of houses. Because you can't have the 10-year at 6.8 and the home loan at 6.5. I don't think any other sectors are going to be so badly affected. आगे बढ़ते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक मौका है चुनिंदा शेयर और सेक्टर्स में निवेश करने का। ये कहना है दिग्गज निवेशक मधु केला का। बजट और बाजार पर ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस साल अच्छे रिटर्न के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दो बड़े इवेंट थे इस साल के बिगनिंग में। पहला इवेंट था फेड की जो आउटलुक है वो हमें पता है, वो रेट बढ़ाएंगे 3, 4, 5 ये अब डिबेट है। और दूसरा बजट। साल के पहले 40 दिनों के अंदर दो बड़े इवेंट जो इवेंट रिस्क थे हमारे साथ, अब हमारे को उन पे स्पष्टीकरण मिल गया है। तो अब अगला चीज़, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग मधु वी शुड लुक फॉरवर्ड टू? निकुंज, अभी कोई बड़ा इवेंट के जैसा मुझे नहीं लगता है। नाउ बैक टू द क्लासरूम, इंडिविजुअल कंपनीज की एनालिसिस करो, इंडिविजुअल कंपनीज को बेहतरीन तरीके से समझो
और ये जो वॉलेटिलिटी है निकुंज, मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट आपके दर्शकों के लिए है ना, हमको अभी ये वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। 30-40% शेयरों के दाम 2 हफ्ते के अंदर घट जाते हैं। तो आपको अपना होमवर्क रेडी करके रखना है और इस वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाना है, ना कि अपना दुश्मन बनाना है। वॉलेटिलिटी से क्यों घबराना है? अगर मुझे कोई शेयर खरीदना है और वो वॉलेटाइल है और मार्केट मुझे चांस देती है, तो वो तो अच्छी चीज़ होनी चाहिए ना। बट अगर आपने अपना होमवर्क बराबर किया है, अगर आपको कन्विक्शन है, अगर आपके नंबर बराबर है, तभी आप उस दिन में जाके खरीद सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि ये पिछले 2 साल रिटर्न ना निकुंज, इन हाइंडसाइट अगेन, काफ़ी स्मूथ था और काफ़ी बड़ा रिटर्न था। इस साल में जाके मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा रिटर्न का रिस्पेक्टेशन अपने को कम रखना है। जो पैसा अब नॉर्मल बन गया है, उसको ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि वो मेरी कैपेबिलिटी से बन गया। अरे भाई, वो तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने पैसा प्रिंट किया और अब नॉर्मल तरीके से पूरे स्टॉक मार्केट्स वर्ल्ड वाइड चल गए, तो अपना भी पैसा बन गया। अपनी कैपेबिलिटी और मेहनत थी, बट उस पैसे को प्रिजर्व करके रखना है। और इस बार ये मान के चलना है कि मार्केट मे नॉट बी एज स्मूथ एज दे हैव बीन फॉर लास्ट 2 years। तो इस साल हो सकता है वॉलेटिलिटी होएगी, पर विद इन दैट वॉलेटिलिटी ओनली आई एम सेइंग अपॉर्चुनिटी है इन चुनिंदा सेक्टर्स में और चुनिंदा स्टॉक्स। मधु, एक हम बात कर रहे हैं कि बजट का जो डोमिनेशन था वो केपेक्स पे था। सरकार खर्चा कर रही है, जिसकी वजह से स्टील सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। मगर मधु, जब ये सेक्टर्स में सरकार खर्चा करेगी तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर डिमांड पे भी आएगा, इसका डिमांड रूरल इकोनॉमी पे भी आएगा। रूरल इकोनॉमी इस समय कंप्रेस्ड है, इमिग्रेंट लेबर के इश्यूज़ हैं, कोविड की मार से उभरी नहीं है। क्या हम दूसरे पहलू पर नज़र रख सकते हैं कि भाई सरकार की जो स्पेंडिंग है अल्टीमेटली वह रूरल इकोनॉमी और कंज्यूमर सेंटिमेंट को भी बढ़ा देगी और उन सेक्टरों में भी तेजी आएगी, उन शेयरों को भी लेना चाहिए? निकुंज, डेफिनेटली उसका रब ऑफ इफेक्ट आएगा, बट ये सी अल्टीमेटली क्या है, फाइनली ये तो वैल्यूएशन का खेल है ना निकुंज। अगर आपके पास मेन्यू लगा हुआ है तो आपको ये डिसाइड करने का है कि बेस्ट क्या चीज़ है और मैं बेस्ट कहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मेरा कंज्यूमर वाले सेक्टर में सिर्फ एक ही एप्रीहेंशन है कि वहाँ जिस हिसाब की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और जिस हिसाब के वैल्यूएशन है ना, कोई चीज़ में वो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत स्ट्रांग नहीं है और रिटर्न का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। और वो एक्चुअली बाजार आपको दिखा भी रहा है। अगर आप देखोगे 1.5 साल से इतनी ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है, बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज मोरलेस वहीं पे हैं। अब आप बोलो कि 10 साल के अंदर ही अच्छा करेगी, वो आपका होराइजन है एंड यू हैव द राइट टू हैव दैट होराइजन। बट समवन लाइक मी हु इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल इन हिज अप्रोच, आई वुड लुक एट कंपनीज एंड सेक्टर्स जहाँ पे अंडर ओनरशिप है और वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं, बैलेंस शीट काफ़ी हद तक के रिपेयर हो चुकी है, एंड यहाँ पे बेसिकली अगले 1-2-3 साल के अंदर अर्निंग ट्रेजेक्ट्री काफ़ी स्ट्रांग लगती है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थीम्स प्री बजट। आई रीरिटेट वंस अगेन, these are basically 2 broad themes. One is India manufacturing, which is catering to China plus and the Atmanirbhar Bharat, and the other thing is the cyclical uptrend in the economy, which is basically all your real estate companies, all the EPC companies, all the capital goods companies. Now you can't buy these themes in the sector. Finally you will have to zero down on individual companies जहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा लगता है। और मैं वापस वही पॉइंट रेडिटेट कर रहा हूँ, आज अगर आपने रिसर्च किया तो ये जरूरी नहीं कि आज के आज खरीदना है। मार्केट्स का वॉलेटिलिटी का ध्यान रख के वो बाजार आपको चांस देता ही है अगर आपका होमवर्क रेडी है। इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली ने बजट को इकोनॉमी और बाजार के नजरिए से बेहद पॉजिटिव बताया है और भंसाली का कहना है कि बजट में स्ट्रैटेजिक ग्रोथ का ख्याल रखा गया है। भंसाली के मुताबिक काफी साल बाद सरकार और कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट बेहतर दिखाई दे रही है। I think very much so, but I would like to say that one should not look at this budget in isolation. There has been a series of budgets to achieve certain strength, certain trust amongst investors and other constituents.
So if I were to use a metaphor, India for long, I went to the world in 91 talking about India, but I was ashamed time and again that you are 2 steps forward, 1 step back. Over the last 4 or 5 years, now what has been achieved by this budget is that this quotient of 2 steps forward is now becoming 2.5 steps forward, because a huge amount of conservatism, consistency, clarity, credibility, etc. have been brought into our economy management and our budgets. So I think if I look at it in this manner, there will be challenges, but the sheer credibility factor raises the P ratio, as they say. So I think high marks for this budget on that consistent strategic progress. So there are two phases of, interest rate rise. There is the first phase when the growth is still strong and the animal spirits are not daunted, not, mitigated by a rising interest rate, which is what you are talking about. But if that is accompanied by lower growth, by other complications, poor execution, then it becomes a debt trap, as we saw that, we saw that several times, particularly in the decade of the first decade, and then we suffered for another 8-10 years. So I want to make another observation to your point is that this is the first time in many, many years that I'm seeing such healthy corporate, bank, and government balance sheets, that I don't find a single sector which seems to be overextended or in trouble, whether it is telecom, whether it is steel, whether it is real estate, whether it is infrastructure companies. All of them are in a healthy position. Nothing is overextended. And therefore, they can leverage their balance sheets, quite a lot. Of course, to the discrete level. The government can also increase its balance sheet size. So today, after many, many years, Nikunj, there is not a single overhanging liability on the government. They have funded everything from OROP to banking to PSUs to bearing the shocks, sending money to people. There is nothing which is overhanging. And then there are, if you look at their estimates on, divestment, that number is very low if, we do not know where LIC happens this year or next. But if you just look at BPCL number, that itself may just meet the government target. So I think that this amount of conservatism and cushion, if we get 2 good years, things may be very different. So one has to be careful as to interest rates rising along with what? They cannot be accompanied by many other shocks. So one has to be cautious, definitely. But I agree with you that the first phase of interest rise is good for equity markets and not bad. And we are in the first phase. बजट और मैनेजमेंट में बदलाव को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर भट्ट ने पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल से खास बातचीत की और बातचीत में अतुल गोयल ने कहा है कि ये बजट काफी संतुलित है. In general, the feeling, the sentiment is that it is a growth-oriented budget, and there is so much of focus on kickstarting growth and taking economy to pre-pandemic levels. What is your first reaction to this budget? Mr. But in my view, it is a very balanced budget because the challenges with the government was to fiscal prudence as well as the growth also. So they have taken the due importance for the fiscal prudence because they have kept the fiscal prudence 6.5% as against the actual as on date is 6.9%. Simultaneously, they have kept the pace for the growth also. The capex has been kept at the 35% higher, the limit which they have fixed for the last financial year. It has been pegged as 7.45 lakh crore. So it is addressing both the issues, the fiscal prudence as well as the growth. And it will be very good in the times to come because growth is very necessary because the lot of industries has been impacted on account of the pandemic. The thrust of the government is to how to reach to the pre-pandemic level. This is my initial take view on the budget. Right. Mr. Goyal, also you are a banker and in fact you have just taken charge at PNB. You are one of the few bankers who has pulse of economy across all sectors and across all sections of economy. You think this budget has that vision and intent to even address those sectors or sections of economy
who are yet to fully recover or yet to reach the pre-pandemic levels? Yeah, if you ask my opinion also, they have addressed the agriculture sector also, they have addressed the MSME sector also, and they have addressed the education and the health sector also. Because in the pandemic, the MSME was the most effective industries, and education also. So they have take the part of the budget for the MSME also, because in MSME also they have extended the emergency credit line for another 1 year. Earlier this emergency credit line was by the government guarantee given by the government was the 3 lakh crore. In the last year they have increased to 4.5 lakh crore. Now they have increased to 5 lakh crore. The additional 50,000 crore has been put for this emergency credit line, and not only this, they have also extended the period also for availment of this credit line, which was as on date was 31st March 2022, and they have increased the validity of this scheme up to 31st March 2023. In addition to that also, from the bankers' point of view, they have also proposed around 2 lakh crore for the credit guarantee trust for the micro and the small industries also. So both the initiative will be very useful for the banking industries also, as well as for the upliftment of the MSME. Similarly, for the agriculture side also, they have taken a lot of initiative, like drone for the drone agriculture for the assessment of the crop, as well as the land record also, digitization. After digitization of the land record, I think credit will be very easy. And education sector also, the digital university also, and the quality of the education they have also addressed in the budget. चलिए, इसके आगे डिजिटल रुपए से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी के फायदे बताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि डिजिटल रुपया फिनटेक सेक्टर के लिए नए अवसर खोलेगा। आज के अखबारों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की भी काफी चर्चा है। इससे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा। ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी है, उसी की तरह डिजिटल स्वरूप लेकर के आरबीआई द्वारा ही उसको पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा। और ये ऐसी व्यवस्था होगी जिससे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज भी किया जा सकेगा। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, रिटेल पेमेंट ज्यादा सुरक्षित होगा, रिस्क फ्री होगा। इससे ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम के निर्माण में भी आसानी होगी। ये डिजिटल रुपया फिनटेक से जुड़े सेक्टर को अनेक अवसर देगा। इससे कैश को प्रिंट करने, हैंडल करने, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो बोझ पड़ता है, वो भी कम होगा। हमारी सरकार एमएसएमईज को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना काल में हमने छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की थी। एसबीआई के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस योजना से एमएसएमई सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां सुरक्षित हुई हैं और करीब 6 करोड़ लोगों की जीविका सुरक्षित हुई है। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 टायर कंपनियों पर 1650 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। सीसीआई ने इन टायर कंपनियों को कार्टेल बना के प्रोडक्शन और सप्लाई को कंट्रोल करने और कीमतें बढ़ाने का दोषी पाया है। जिन कंपनियों पर सीसीआई ने कार्रवाई की है उनमें अपोलो टायर्स, एमआरएफ, सीएट, जेके टायर और बिरला टायर्स शामिल हैं। इन टायर कंपनियों पर ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन एटीएमए के जरिए टायर कीमतें प्रभावित करने का आरोप है।
स्वदेश आर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहें। बात करते हैं आज आए नतीजों की, जहां पर एचडीएफसी के तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी हुई है। कैसे रहे हैं आंकड़े, हमारे सहयोगी हर्ष बता रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड ने अपने Q3 के FY22 के नंबर्स रिलीज किए हैं। बेटर देन एक्सपेक्टेशंस ब्रॉडली। नेट इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट 60% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, स्लाइटली बेटर हमारे एस्टिमेट्स के अगेंस्ट। प्रोविजंस का नंबर घटा है दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर, और हमारे एक्सपेक्टेशन से भी स्लाइटली कम आया है। 400 करोड़ के नीचे अब वो प्रोविजंस का नंबर आ गया है। उसके वजह से क्रेडिट कॉस्ट भी ट्रेंड लोअर हो रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट 0.3% से 0.27% के तरफ बढ़े हैं, और जो पैट नंबर है वो बेटर आया है 11.5% के ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे 3261 करोड़ पे पैट नंबर आ रहा है। जब हम निम्स को देखें वो इंप्रूव हुए हैं, 3.6% पे आया हुआ है निम, और वो लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर दोनों के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। अब जब हम AUM की बात करते हैं, 12% ग्रोथ एक्सपेक्टेड था, वही आया है। अच्छा खासा 12% ग्रोथ, 6,20,000 करोड़ का अब AUM बुक HDFC लिमिटेड का दिखता हुआ। और जो इंडिविजुअल बुक है वो काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, 16% ग्रोथ। यही उम्मीदें थी और अच्छा ग्रोथ दिखाया है इंडिविजुअल बुक ने। अब हम 9 मंथ की एवरेज लोन साइज को देखें तो वो 28.5 लाख से 32.3 लाख तक ग्रो हुआ है। जब हम 9 मंथ पीरियड देखे और एवरेज लोन साइज देखे HDFC लिमिटेड का, कैपिटल एडिक्वेसी भी अच्छा 22.5% ऑलमोस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो पर्टिकुलर नंबर पे आया, और कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 99% पे काफी अच्छा प्रदर्शन ओवरऑल HDFC लिमिटेड से प्रीटी मच इन लाइन रिजल्ट्स माना जाएगा। चलिए, अब कल आईटीसी और टाइटन के नतीजे आने वाले हैं, और सबसे पहले आईटीसी के तिमाही नतीजों का अनुमान क्या है, इस पर हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला तमाम डिटेल्स दे रही हैं। आईटीसी अपने Q3 FY22 के नंबर्स पोस्ट करने वाला है, और नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो है अराउंड 4.5% की रेवेन्यू ग्रोथ। मेनली ये ग्रोथ लेड होगी FMCG बिजनेस, जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9% की वॉल्यूम ग्रोथ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FMCG बिजनेस की। तो 9% रेवेन्यू ग्रोथ मेनली होगी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से लेड। उसके अलावा होटल्स बिजनेस में भी काफ़ी रिकवरी हुई है, क्योंकि Q3 में रिस्ट्रिक्शंस कम थे, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिकवरी वहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हायर मोबिलिटी थी। तो 4.5% के अराउंड हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईटीसी से। अब मार्जिन्स की बात करते हैं। मार्जिन्स ये दूसरे FMCG से क्वाइट अलग है, क्योंकि मार्जिन्स की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करें हम लोग 200 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन, और जो मार्जिन एक्सपेंशन को लीड करेगी वो है फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स, मार्जिन एक्सपेंशन को लीड करेगी। उसके अलावा जो होटल्स है, होटल्स में भी मीनिंगफुल रिकवरी हुई है, तो वो भी मार्जिन्स को श्योरली सपोर्ट करती है, तो इसीलिए मार्जिन एक्सपेंशन 200 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अराउंड 6% की प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, तो वो एक्सपेक्ट करें 8% की वॉल्यूम ग्रोथ पे, और मेनली ये वॉल्यूम ग्रोथ नंबर जो देख रहे हैं ना वो काफ़ी रिकवर हो चुका है, तो ये अराउंड प्री कोविड लेवल्स के स्लाइटली अबाव है, तो श्योरली वो एक इंपॉर्टेंट नंबर है जो हम वॉच आउट करेंगे। उसके अलावा की कमेंट्रीज वॉच आउट करेंगे कि रिकवरी कैसे हुई है सिगरेट बिजनेस में, उसके वॉल्यूम्स और मिक्स में, होटल्स की रिकवरी कैसे है, एग्रीकल्चर बिजनेस भी कैसे चल रहा है, और पेपर बिजनेस की रिकवरी हुई है कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम वॉच आउट करेंगे। चलिए, इसके अलावा टाइटन के भी नतीजे कल आने वाले हैं, और समझते हैं विनी से ही कि नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या है। टाइटन अपने Q3 FY22 नंबर्स पोस्ट करने वाले, वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते चमकती हुई नंबर आएगी टाइटन के साथ, क्योंकि Q3 का अपडेट काफ़ी स्ट्रांग आया था। वहाँ पे कंपनी ने बताया था कि Q3 के अपडेट में रेवेन्यू ग्रोथ होगी 36% की,
जो ऑलरेडी बेटर थी जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है कंपनी की, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 36% की, प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और एक्सपेक्टेड है अराउंड 850 क्रॉस पे, और मार्जिन में भी एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन। नाउ क्या सपोर्ट कर रहा है अर्निंग्स को, क्या सपोर्ट करेगा अर्निंग्स को? वन तो ये फेस्टिव सीजन था, वेडिंग सीजन था, वहाँ पे रोबस्ट डिमांड देखी थी और ये डिमांड मेनली एडेड है ये फेस्टिव सीजन के साथ। और ज्वेलरी सेगमेंट में भी काफ़ी बॉयंसी थी, काफ़ी अच्छी डिमांड ग्रोथ हुई थी उनकी, क्योंकि फेस्टिव सीजन था अक्टूबर नवंबर सीजन में, जो सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल ग्रोथ कंपनी के। उसके अलावा स्टेबल गोल्ड प्राइसेस भी है जो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे ये क्वार्टर में ज्वेलरी के सेगमेंट को भी। और मार्जिन है वो है मेनली इंप्रूव हो रहे हैं मार्जिन, क्योंकि स्टडीड शेयर इंप्रूव हुआ है और ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव हुई है कंपनी की। तो हमें काफ़ी कुछ पता है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइटन के अर्निंग्स को, काफ़ी अच्छा अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी से। सो देखेंगे कैसे पोस्ट करते हैं टाइटन अपने नंबर। चलिए यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे बजट मंत्रा में आज क्या खास रहा। तो बजट में अब की बार क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का ऐलान हो गया है, टीडीएस का भी ऐलान हो गया। अब ऐसे में किस तरह से ये टैक्स आप पर लगेगा और ये टैक्स लगने से क्या क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता कम हो जाएगी? क्या अब ये एक लीगल टेंडर है? क्या आप इसको एक एसेट की तरह देख सकते हैं? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे बजट मंत्रा में। आप देख रहे हैं बजट मंत्रा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और अब बात होने वाली है क्रिप्टो पर लगे टैक्स की। इस टैक्स को आपको कैसे देखना चाहिए? क्रिप्टो करेंसी को क्या इस टैक्स के जरिए एक एसेट का दर्जा दे दिया गया है? क्या ये एक लीगल टेंडर बन चुका है? और अगर टैक्स लगेगा तो वो किन किन सूरतों में लगेगा? ये तमाम सवाल है जो कल के बजट के ऐलान के बाद एक क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने वाले शख्स के जहन में आ रहे हैं। एक एक करके इन सवालों का जवाब देंगे आपको, और इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है। हमारे साथ हैं क्रिपेको के फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ सुगानी, और साथ ही मॉर्निंग स्टार के फंड रिसर्च डायरेक्टर कौस्तुभ बेलापुरकर। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सिद्धार्थ, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। 30% का टैक्स लगा है क्रिप्टो करेंसी के मुनाफे पर की कमाई पर, और साथ में 1% का टीडीएस भी। क्या ये केवल बड़े लोगों का निवेश का विकल्प बन गया है? अब क्या कहेंगे? हाय कविता, लग तो रहा है बड़े लोगों के लिए बन गया है, बिकॉज जब आप कोई बजट जैसी चीज बनाते हैं जो पूरे देश के सारे पॉकेट्स पे इम्पैक्ट करता है, तब आपको सब लोगों का इनकम ब्रैकेट ध्यान में रखना चाहिए। और जो अभी टैक्स पेबल लिमिट में नहीं है उन लोगों के लिए भी टैक्स लग जाएगा। सपोज अगर आपका इनकम 5 लाख के अंदर है और आप क्रिप्टो में 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल कमा रहे हैं, तो जस्ट फॉर दैट 10,000 रुपीज आपको पूरा फाइलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। तो कोई भी छोटा निवेशक यही सोचेगा कि मैं ये क्यों करूं, यू नो, रादर I'll go do something else। तो ये एक इनडायरेक्टली डिस्करेज करने के लिए I mean it's not very encouraging, I would say। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से मैं आपका प्रेस नोट भी पढ़ रही थी, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं अलग अलग देशों के जहाँ पर क्रिप्टो पर टैक्स लगता है। किस किस तरह का रैशनल विदेशी देशों में क्रिप्टो पर टैक्स लगाने के पीछे इसका तर्क दिया गया है? कुछ इसके बारे में हमको बताइए, क्योंकि भारत में एक तो देखिए सवाल ये था कि सरकार इसको कब एक्सेप्ट करेगी, और अगर करेगी तो किस रूप में एक्सेप्ट करेगी। अब एक तरह से टैक्स लगा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लोग इसको समझ रहे हैं कि अच्छा टैक्स तो लग गया है, पहला कदम सरकार ने ले लिया है कि इसको कहीं ना कहीं जो है एक दर्जा दे दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट का। बताना बहुत जरूरी है निवेशकों को, दर्शकों को, कि अभी भी ये एक लीगल टेंडर नहीं है, ये अभी भी एक एसेट क्लास नहीं है जिसको आप एक निवेश का विकल्प समझ के अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इन सब की क्लैरिटी के लिए हमें एक बिल का इंतजार करना होगा, क्रिप्टो बिल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो टैक्स लगाया गया है, दुनिया भर में किस तरह से क्रिप्टो पर टैक्स लगता है, किस तरह सरकार रेगुलेट करती है और वसूली करती है? सिद्धार्थ। तो जैसे आप जर्मनी देखिए, जर्मनी के अंदर जर्मनी वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जहाँ पे ये रेगुलेट हुआ था 2010 के करीब। तो वहां पे आपके नॉर्मल इनकम
स्लैब जो है, मतलब आपका यहाँ पे इन्होंने कैसे किया है, फ्लैट टैक्स लगाया है, मतलब हर एक के लिए 30% है। वहां पे अगर आपका इनकम लेवल 10% में है तो आप उसके हिसाब से लगाओगे, थोड़ा $10,000 से ऊपर गया तो 20% में लगाओगे। इस तरह से जर्मनी ने कर रखा है। अमेरिका के अंदर भी अप टू 10,000 सम ऑड फिगर है, वहां तक आपका एक टैक्स परसेंटेज है। सो 12 से लेके 37% तक अलग अलग स्लैब्स के अंदर आप आपका इनकम टैक्स भर सकते हो। इवन जापान और कोरिया के अंदर भी, जापान में अप टू 55% है, 20% से 55% के बीच में अगर आपके इनकम ब्रैकेट्स अलग अलग हैं वे, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो हर कंट्री का अलग अलग तरीका है, पर फ्लैट टैक्स वाले डेवलप्ड नेशंस जो इंडिया के आप कह सकते हैं G20 नेशंस के अंदर फ्लैट टैक्स वाले एक या दो ही नेशंस होंगे, जिसके अंदर भी 30% बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर आप 30% देख भी रहे हो तो भी आप साथ में ये देखिए कि यहाँ पे कंप्लायंस इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप 30% फ्लैट टैक्स लगा रहे हो तो इट्स ओके, क्रिप्टो के अंदर 30% इनकम बहुत आसानी से जनरेट हो सकती है, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बट कंप्लायंस का क्या, राइट? आपका TDS आपको ट्रैक करना पड़ेगा, GST पेमेंट्स ट्रैक करने पड़ेंगे, प्लस टैक्स भी आपको भरना पड़ेगा। और सबसे जो प्रॉब्लम वाली चीज मेरे को लगी है इसमें कि आप ये टैक्स को सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर 31 मार्च को मार्केट क्रैश हो जाता है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हैं जो मेरे को लगता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसको अभी तक किसी भी लीगल फ्रेमवर्क में तो शामिल किया नहीं गया है सिद्धार्थ, ठीक है? तो अब ऐसे में क्या सरकार की मंशा केवल यही है कि हम आपसे टैक्स वसूली करें? आप कमाई तो कर ही रहे हो बहुत ज्यादा, अब हमें बस आपसे पैसे लेने से मतलब है? क्या ये मैसेज निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में इसको शामिल नहीं किया गया है, बिल तो अभी तक आया नहीं है। बिल आने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, आपको कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ता है, और बिल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज होती है। शायद कोई ना कोई नई बॉडी भी बन सकती है इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। सो बिल इज अ वेरी बिग प्रोसेस जो कई सालों से चला आ रहा है। बट टैक्स अमेंडमेंट्स और नोटिफिकेशंस के थ्रू आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो टैक्स इज एन ईजियर थिंग, और आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट। लेकिन कौस्तुभ, उससे पहले लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के नाम से आप इसको एक एसेट क्लास की तरह ना ट्रीट करें, क्योंकि क्रिप्टो अभी भी निवेश के तौर पर एक निवेश विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल करता है जी, और जैसे सिद्धार्थ जी ने राइटली बोला कि अभी डेवलपमेंट ऑफ द बिल होने वाला है, सो इट्स नॉट कि ऐसा क्रिप्टो इज रिकॉग्नाइज्ड एसेट सो फार। तो आई थिंक जो सिद्धार्थ जी बोल रहे थे कि जो इंसेंटिव्स जो है निवेशकों को इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे हम दूसरे एसेट क्लासेस देखें, एक्विटी हो गया, तो वहाँ पे कैपिटल गेन्स टैक्सेशन काफी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट कुछ साल पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी नहीं होता था। वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करना चाहती है निवेशकों को कि आप शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करें, और ये टैक्स लगा के एक माध्यम से उन्होंने थोड़ा डिस्करेजमेंट, जैसे सिद्धार्थ जी बोल रहे थे, टू क्रिएट अ डिस्करेजमेंट फॉर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, उन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। अभी देखना पड़ेगा वो बिल क्या लेके आएगा और क्या फ्रेमवर्क सेट करेंगे, पर हाँ अभी इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टमेंट क्लास, तो वो थोड़ा निवेशकों को सोच के पैसा डालना पड़ेगा। सिद्धार्थ, तो चलिए तमाम बारीकियां आप इस शो की देख सकते हैं हमारे चैनल के YouTube पर, प्लेलिस्ट में जाइए, बजट मंत्रा के तमाम शोज आप देख सकते हैं। बहरहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, और वित्त मंत्री ने सिर्फ एक ऐलान से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को चार्ज कर दिया है। ये ऐलान है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर लिया गया फैसला, और आपको आखिर बताएं कि इंडस्ट्री इससे क्यों हाथों हाथ ले रही है और इस पॉलिसी से उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने की सोच रहे हैं। इन मुद्दों पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने एक्सपर्ट से क्या कुछ बात की है, आपको सुनाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो काफ़ी मियादें तो इंडस्ट्री की बजट से पहले ही पूरी हो गई थी, चाहे वो ACC की PLI हो या एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की PLI हो, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शामिल था। साथ में फेम की स्कीम्स थी और स्टेट की स्कीम्स भी थी। लेकिन बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो ऐसी ज़रूरी बातें करी जिससे कि EV इंडस्ट्री के लिए अब नई राहें खुल जाएंगी। क्या हैं वो दो बातें? पहली बात है जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है
उसका ऐलान हुआ है। क्या होती है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, और उसके बाद ग्रीन जोन यानी ईवी जोन्स बनाने के बारे में बात करी। इन दोनों मुद्दों पे हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञों से, किस तरीके से इंडस्ट्री के लिए नई राहें खोलेगा और कितनी तैयार है इंडस्ट्री इसके लिए। विवेकानंद, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। जो ईवी जोन्स की हम बात कर रहे हैं, इससे एक बात साफ है कि आगे आने वाले समय में जो अमिताभ कांत ने बात कही थी 2025 में टू व्हीलर्स जो होंगे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे, उस तरफ आप कदम बढ़ाते देख रहे हैं सरकार को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष जी। I think it's a very good move and announcement coming in budget speech itself. ये दिखा रहेंगे कि as a policy में it's very clear that government is very serious about EV policy and EV transition as such. तो जो भी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया स्पीच में, I think they are making it very clear that they are very serious about EV transition. चलिए, हमारे साथ चेतन मैनी भी हैं सन मोबिलिटी से। जो लोग नहीं जानते हैं, महिंद्रा रीवा जो आपने नाम सुना था, उसका रीवा जो है वो चेतन मैनी से ही आता है, और उसके बाद वो कंपनी आनंद महिंद्रा के पास गई। पर चेतन सर, काफ़ी समय से आप सन मोबिलिटी में बैटरी स्वैपिंग को लेकर काम कर रहे हैं। मुझे आज करीब 2 या 4 साल पहले जब ऑटो एक्सपो हुआ था, तब अशोक लेलैंड की बस में भी आपने हमें बैटरी स्वैपिंग दिखाई थी। कितने खुश हैं आप इस ऐलान से? हाँ उत्कर्ष, क्या है कि 3 चैलेंजेस है इलेक्ट्रिक बिजली की गाड़ियों में। एक तो है कि बहुत महंगा है, महंगाई के कारण है कि बैटरी का दाम बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज है, लोग बोलते हैं कि अगर हम चार्ज नहीं होएगा क्या होएगा, चार्ज के लिए 8 घंटे लगते हैं। तो क्या बैटरी स्वैपिंग करता है कि इट एड्रेसेस द इशू दाम का, इट मेक्स द कॉस्ट वेरी चीप। और ऑल्सो क्या होता है कि आप 1 मिनट में आप बैटरी स्वैप कर सकते हो, तो कोई रेंज एंजाइटी नहीं है। अगर आपको थोड़े और किलोमीटर्स जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छा है, दाम कम हो जाएगा, उनका जो कंसर्न रेंज एंजाइटी के बाद है वो चला जाएगा। और ये भारत में काफ़ी 30-40% हमारा इंक्रीज हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर बैटरी स्वैपिंग का इस्तेमाल हो जाए। विवेक, आई टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल्सो। आपसे भी सवाल लूंगा मैं कि स्वैपिंग जो है, बैटरी स्वैपिंग, वो बहुत समय से कि होगी नहीं होगी, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टैंड बदला। कई बार नितिन गडकरी कई बार कहते थे कि स्वैपिंग स्टेशन लगाने चाहिए, फिर बाद में उनका मत बदल गया। आप कैसे देखते हैं इस बैटरी स्वैपिंग की जो पॉलिसी है और स्वैपिंग एज अ टेक्नोलॉजी को ईवीज में? हाँ उत्कर्ष जी, वी आर बिग बिलीवर्स ऑफ बैटरी स्वैपिंग फॉर ऑब्वियस रीजंस। जैसे चेतन मैनी सर ने बोल रहे थे कि व्हीकल का दाम कम हो जाएगा विद बैटरी एज अ स्वैपिंग, क्योंकि 40 to 50% of the value of the scooter today is battery, and once you separate that from the equation, the purchasing ability of electric scooter becomes massively bigger, because consumers can buy the scooter at just 45,000 as compared to paying probably 90,000-80,000 for the scooter with battery. And I think technology wise, it's at Bounce itself we have done close to about 7 lakhs plus swaps. So we have done 700,000 battery swaps already. The technology is decent and mature enough, and there are not many uncertainties in terms of battery swapping. So the technology is ready, the market is ready, the industry is ready. The customer also wins if we do battery swapping as a service. For him, the upfront cost, जैसे आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में विथ बैटरी एज अ सर्विस, विथ बैटरी स्वैपिंग 50% तक कम हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर, विच इज अ बिग थिंग फॉर कंट्री लाइक इंडिया। अभी टोटल 2 व्हीलर पेनिट्रेशन ही बहुत कम है इंडिया में। तो वी हैव दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर इलेक्ट्रिक स्कूटर कैन cost as low as 45,000 rupees, which is like 10 years पहले जो Honda Activa का दाम था उतने पे अभी आप एडवांस टेक्नोलॉजी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं लोग। तो आई थिंक it's something technologically being done by multiple folks in the market, and I think customer also wins. So government अभी बजट स्पीच में जो
whatever they mentioned that there'll be a EV battery swapping policy as such. This shows the seriousness, and all parties who have to do certain things to work as catalyst also will start working on this. चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।